हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो, पिछली क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। हमने देखा था अलग अलग टाइप्स के वेक्टर, और हमने देखा था कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हमको सीखना है। ठीक है, यस सर। तो इसको ध्यान से समझते हैं, सुनना अच्छे से। देखो, प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारा टारगेट है कि हमको स्केलर और वेक्टर दोनों को पढ़ना है, और उन दोनों का क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी समझना है। मतलब ज्योमेट्रिकली वो क्या आपको वैल्यू देंगे और क्या उसको नोटेशन करेंगे, वो आपको चीज को अच्छे से समझना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा, क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे और इसका एप्लीकेशन आगे 3D में भी बहुत होगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब क्या होता है। अब तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर आपका स्केलर आ रहा है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब आप देखोगे तब आपको और आइडिया लग जाएगा। और स्केलर प्रोडक्ट निकालना कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो मान लो दो वेक्टर है, टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, तो इनका अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लो दो वेक्टर है प्लेन में ए और बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे मेजर करते हैं, दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होता है वो वैसे। तो यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिए हुए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, और थीटा जो ये होगा आपका 90 0 से 180 के बीच में होगा। अब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट की, किसी को पता है, एनीवन? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। हाँ, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, है ना। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, मॉड ए आ रहा है, मॉड बी आ रहा है, कॉस थीटा का टर्म आ रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है, बोलो एवरीवन, यस और नो? यस सर। यस सर। अब यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, मॉड ए, सॉरी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला में बहुत काम का, इसको लिख लो सब लोग। कॉस थीटा निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। सबसे पहले तो आप समझो कि ए डॉट बी क्या है। ए डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने। कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे, आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। कभी भी अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछेंगे, आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, चलो अब इसमें देखते थोड़े और रिलेशन, और क्या होगा देखो, एक सेकेंड। अब मान लो दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर जीरो आ जाए, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ जाए, जीरो, तब क्या होगा ये समझना। यहां तक हमने देख लिया। एक वेक्टर ये रहा, मान लो वेक्टर ए, और जो दूसरा वेक्टर है वो इसी के अलाउंग है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो, जीरो हो। तो अगर थीटा जीरो होगा तो आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, सॉरी 1 होती है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ से a डॉट b कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर, बोलो। Yes, sir. बाकी लोग जवाब दिया करो, अदरवाइज क्लास में बैठो मत, लीव कर दो। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करना मत आया करो क्लास में। इसी तरह से अगर मान लो एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और बी वेक्टर इससे 90 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे। बी वेक्टर कितने पे, 180 डिग्री पे। तो यहां से आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ पाई। कॉस पाई आपका -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये दो तरह के रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई ए डॉट बी की। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा 1 होगा। और ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा -1 होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम 1 होती है, तो कभी कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, तो मॉड ए इंटू मॉड बी, एंड मिनिमम वैल्यू माइनस मॉड ए इंटू माइनस मॉड बी। अब ए का अगर ए के साथ डॉट कर देंगे तो क्या होगा, ए का अगर ए के साथ आप डॉट करोगे तो क्या आएगा, मॉड ए इंटू कॉस ऑफ 0। लिखते जाना सारा, ये नोट्स बनाते रहना साइड बाय साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब जैसे मान लो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में अगर बात करें, तो आपको पता है आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं 1, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आई डॉट आई करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू कॉस 0। जे डॉट जे करोगे तो 1 इंटू कॉस 0, और के डॉट के करोगे तो 1 इंटू कॉस 0। तो इसकी सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आई डॉट आई इंटू जे इंटू के डॉट के, ये कितना आएगा आपका 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद मान लो दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी इंटू कॉस 90। हाँ, कॉस 90 कितना होता है, 0. 0। 0. तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं आई जे और के, इन सब में एंगल 90 डिग्री होता है। तो आई डॉट जे, आई डॉट के और जे डॉट के, इन सबका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। आई का जे के साथ डॉट, जे का के साथ डॉट, या के का आई के साथ डॉट, आंसर क्या आएगा 0। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ध्यान रखना। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्लियर है, Yes, sir. यहां तक समझ में आ गया सबको। Yes, sir. Sir. ओके, वेरी गुड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, और एक बार समराइज कर देता हूं सारा। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी Magnitude of P cos theta. कॉस थीटा। वेरी गुड, ये डॉट बी आ जाएगा। और कभी भी अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे तो आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कभी भी निकालना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या होता A है, ए vector डॉट into बी। B vector upon magnitude of F, magnitude of P. वेरी गुड। अब यहां से मैंने दो चीजें सीखी थी कि ए डॉट ए जो होता है वो होता है मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअली, इसका उल्टा रिजल्ट मैं यूज करूंगा। मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर पूछा हो
उसको सिंप्लीफाई करना होता है, आप ए डॉट ए कर सकते हो, मतलब उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसको पूछ ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। 2a a vector plus 3b vector dot 2a vector plus 3b vector। वेरी गुड। जो वेक्टर है उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? Yes, sir. किसी ने Yes, पूछा, अच्छा sir. बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा? तो वापिस वही A ए vector plus B vector डॉट, dot A vector plus B vector. वेरी गुड। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो देखो सिंप्लीफाई होके क्या है, ए डॉट ए Plus A vector dot B vector. प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। देखो B वेक्टर dot B. में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेबल होती है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होती है डॉट प्रोडक्ट में, और एसोसिएटिव भी एप्लीकेबल होती है। ऑल थ्री प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, दोनों से आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? Sir, same है. हाँ, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और ये कितना आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम, तो इसको ट्वाइस ऑफ ए बी लिख दिया। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा हमने अभी क्या सीखा, आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट और के का के के साथ डॉट, कितना होगा? 1. 1। 1. आई का जे के साथ डॉट और जे का के के साथ डॉट, ये सब कितना होगा? 0. 0. 0. वेरी गुड। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी कभी ऐसा बोले कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, ए और बी दो मान लो नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है। इफ ए लिख लो, लिखना हो तो लिख लो इसको भी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, ए और बी आपको क्या दिया हुआ, टू नॉन जीरो वेक्टर, एंड इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, क्या गिवन है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो यहां से आप क्या रिजल्ट बोलोगे, इसका मतलब ये कब जीरो आएगा? Angle 90 degree. वेरी गुड। उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री, मतलब ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनका cos थीटा जीरो हो रहा हो। cos थीटा जीरो कहां पे होता है, 90 डिग्री पे, मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो यहां से ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना। एक तो आपको ऑलरेडी पता, अगर ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, अगर ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्टली क्या लिख दो कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। और दूसरा रिजल्ट क्या लिखोगे, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा मतलब ए बी के परपेंडिकुलर होगा, अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कितना आ रहा आंसर? 1 upon under root 2. हाँ, तो cos थीटा आ रहा है। Yes, Cos sir. inverse 1 upon 2. 45. वेरी गुड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और ए डॉट बी दिया हुआ है, cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
वैल्यू पुटअप करोगे, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, चेक करो। सिंप्लीफाई नहीं किया था आप लोगों ने? हो बताओ। गया सर। सर कर लिया। थीटा कितना आएगा यहाँ से? cos इनवर्स 1/2। π/4 ना? यस सर। Yes, sir. अब प्रॉपर्टीज देख लो इनकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम, है ना? यस सर। मतलब वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में एसोसिएटिव सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है ना। ए डॉट बी मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के केस में एप्लीकेबल है। ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है? यस सर। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए ब्रैकेट बी प्लस सी हो, ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी, उसको क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यस सर। लिख लो इन सबको पहले जल्दी, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ, ठीक है? इन शॉर्ट लिखते जाना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। और कोई लैम्डा अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ सकता है, ठीक है? सर 1 मिनट के पीछे करना। वो तो लैम्डा वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो एप्लीकेबल एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो एप्लीकेबल। क्लियर है? अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? पता करो। ए पता है आपको, मान लो एक वेक्टर है आपका a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के, लिख लो। बी वेक्टर है मान लो b1i के प्लस b2j के प्लस b3k के। इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है और पता करना क्या रिजल्ट आएगा। करो। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस B3 A3। ओके वेरी गुड। देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे, इन सारे ब्रैकेट्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले a1i के को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? बोलो। Okay, सबसे sir. पहले इस a1i Yes, sir. कैप को इस पूरे ब्रैकेट के साथ करोगे तो देखो i का i के साथ करोगे तो 1 आएगा, लेकिन i का j के साथ और i का k के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आ जाता है, 0। है ना? i का i वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट j या k के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर सेम a2j को करोगे तो j, जब j से करोगे तो i और k के साथ प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, सिर्फ j के साथ आएगा a2 b2। और जब इसका करोगे तो सिर्फ k वाले के साथ आएगा a3 b3, बाकी सब अपने आप क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बाकी सब क्या आ जाएंगे? 0। क्लियर है? Yes, sir. तो फाइनल आंसर ये आएगा, इसको याद रख लेना। ए डॉट बी का फाइनल आंसर क्या आएगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये याद होना चाहिए। a1 b1 प्लस a2 b2 i का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ प्लस k का k के साथ। क्लियर हो गया? यस सर। sir. तो पता करो यहाँ पे a डॉट बी कितना आएगा। सर 10। 10 आ रहा है। i का i के साथ, j का j के साथ, Yes, sir, k का 10 k आ के रहा है। साथ। करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, sir. अब जैसे एक और क्वेश्चन बोला, मॉड ए और मॉड बी निकालो
अगर a प्लस बी डॉट a माइनस बी की वैल्यू 8 के बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है, तो देखो सिंपल है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना इसको, घर पे आप ट्राई कर लेना खुद से। पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बताना। पहले इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है क्या, बाकी सब कैंसिल हो रहा है। Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ अपन को क्वेश्चन में एक और वैल्यू गिवन थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ था 8 टाइम्स बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप, है ना। पूरी इक्वेशन Yes. बी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, बी आ जाएगा तो फिर बी की वैल्यू रखोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब हेडिंग डालो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। अब मान लो ये आपका एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, आपको इसका इस लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है। अब प्रोजेक्शन मतलब ऊपर से मान लो अगर रेज आ रही होगी तो उसकी जो परछाई बनेगी वो प्रोजेक्शन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर है, ये आपकी लाइन है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ऊपर से मान लो मैंने टॉर्च जलाई, तो टॉर्च की जो परछाई होगी वो परछाई आपका क्या हो जाएगी, इसका ए का प्रोजेक्शन लाइन पे। क्लियर है, द प्रोजेक्शन Yes, ऑफ ए sir. ऑन दिस लाइन। तो आपको ये एसी पता करना है। क्या पता करना है, एसी। क्या पता करना है, एसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एसी निकालने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप मान लो ये एसी आपने वेक्टर बी बोल दिया। फॉर एग्जांपल एसी को क्या बोल दिया आपको ने, वेक्टर बी। तो बेसिकली इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा बताओ क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू AC बाय AB आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। Yes, sir. AC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और AB क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ये प्रोजेक्शन होगा। इसको हमने वेक्टर B बोल दिया अभी के लिए। अब ये वैल्यू पता करनी है, तो ये वैल्यू पता करने के लिए हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ABC। इसमें cos थीटा पता किया, cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AC अपॉन AB। अब AC मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। AC मैग्नीट्यूड ऑफ B और AB क्या मैग्नीट्यूड ऑफ A। यहां तक क्लियर है सबको। Yes, sir. तो यहां से मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B निकल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये A उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड B की वैल्यू क्या आएगी, A कॉस थीटा, B इक्वल टू A कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे B से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। इससे फायदा क्या होगा, न्यूमरेटर में देखो क्या क्रिएट हो गया, AB cos थीटा। AB cos थीटा क्या होता है, A dot A डॉट B होता है। AB cos थीटा क्या होता है, A डॉट B अपॉन A मैग्नीट्यूड dot ऑफ B. B। ये आपका फॉर्मूला एक्चुअली है, ये आपको याद रखना है। अब आपको पूछेंगे कभी भी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, कभी भी अगर आपको पूछा व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। यही वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लिख लो सब लोग। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर A ऑन वेक्टर B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। और कैसे आया, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा, कभी बोलेंगे अगर ऐसा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, तो क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी ऑन वेक्टर ए, इसका ए और आंसर क्या बी आएगा? का डॉट प्रोडक्ट नीचे ए का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेरी गुड, लिख लो सब लोग इसको। अच्छा, ये बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप बी कैप भी लिख सकते हैं, है ना? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो क्या आता है? यूनिट वेक्टर। कभी कभी वो नोटेशन भी होता है, बाकी आप ये वाला फॉर्मूला ही याद करना, इसी को मैं यूज करूंगा आगे जाके। तो अगर कभी पूछा आपसे ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अंडरस्टूड? यस सर। इसको बी कैप भी लिख सकते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. चलो अब ये क्वेश्चन करो, बताओ आंसर कितना आएगा। एक को ए वेक्टर मान लो, दूसरे को बी वेक्टर मान लो। फिर 0। 0। क्या आंसर आ रहा है? 0। जीरो क्यों आ रहा है? कारण नहीं सर, एक मिनट। Angle, sir. क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है? आई माइनस जे। नहीं नहीं, स्केलर आएगा ना, आंसर स्केलर आएगा। कितना आ रहा है? फिर 0। अच्छा, चलो करके देखते हैं। इसको वेक्टर ए बोल देते हैं, आई कैप माइनस जे कैप। और इसको वेक्टर बी बोल देते हैं, आई कैप प्लस जे कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा था। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या सिखाया है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना? यस सर। तो जब ए डॉट बी करोगे तो 1 × 1 प्लस 1 × -1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज √2। तो न्यूमरेटर जीरो आ रहा है। अच्छा, प्रोजेक्शन जीरो क्यों हो रहा होगा? ए डॉट बी जीरो आ रहा है इसलिए ना, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना। प्रोजेक्शन जीरो आ रहा है मतलब दोनों, अब देखो ये अगर परपेंडिकुलर को इसका तो परछाई बनेगी ही नहीं ना, इसलिए प्रोजेक्शन जीरो आ रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। और देखो ए डॉट भी जीरो भी आ रहा है इसीलिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, कर लोगे आप लोग। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो y कितना होगा? करो। टू। 2 आ रहा है, -2। अलग अलग क्या आ रहा है? सब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है, बैठे मत रहो। Sir, 2. पॉजिटिव ही आएगा सर। ओके, एक सेकेंड।
इन्होंने कहा यहाँ पे ये नहीं, मैं कर देता हूँ। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आप क्या बता दोगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0। 0 तो ये हो जाएगा ए डॉट मतलब आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन और के का के साथ मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा 0। तो हो जाएगा 2 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2। क्लियर। तो कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, अभी अपन ने जो प्रोडक्ट देखा था वो था स्केलर प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आ रहा है। अब इस बार वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक वेक्टर मिलेगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ध्यान सुनना, आता हो तो भी ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर मिलेगा, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना? वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा जो जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी ये हमको पता करना है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने के लिए हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या अप्लाई करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। मतलब जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो मेरा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें आप देखोगे अगर x का मैं y के साथ क्रॉस करूंगा तो z आएगा, x का साथ अगर मैं y का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, z कैप। तो x i कैप क्रॉस j कैप आपका क्या आ जाएगा, k कैप। i कैप क्रॉस j कैप क्या आ जाएगा, k कैप। अंडरस्टूड? मतलब बेसिकली यहाँ पे आप क्या देख रहे Yes, हो, sir. जब दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे जो वेक्टर मिल रहा है वो दोनों मेरे गिवन वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अब इसको समझते हैं अच्छे से और डिटेल में, इसके कॉन्सेप्चुअली इसको समझना सब लोग। ठीक है, जैसे आई अगर x का मैं y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे j मिलता है, x का y के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, j। तो जो z एक्सिस है ये वेक्टर मिल रहा है इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करने पे। अब ये जो z है ये x और y दोनों से परपेंडिकुलर है, हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा, अब सुनो ध्यान से कि मान लो a और b आपके कोई दो नॉन जीरो वेक्टर है। a और b मान लो कोई दो क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। इन दोनों के बीच में मान लो एंगल वापस थीटा मान लिया। ठीक है, अब इनका मुझे करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब a क्रॉस b। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर एक वेक्टर आएगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो a को a की तरफ फिंगर रखो, तो a से b की तरफ फिंगर को जब आप रोटेट करोगे, a से b की तरफ फिंगर को रोटेट करोगे तो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। मतलब a क्रॉस b करने पे जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा अपवर्ड। अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर मुझे मिला ये मेरे दोनों गिवन वेक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर है। मेरा जो वेक्टर मुझे मिल रहा है ये वेक्टर जो मान लो वेक्टर सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा बी से भी परपेंडिकुलर होगा। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन एन कैप, वेयर एन कैप इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और कैसे निकालोगे, थंब रूल से। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर आएगा। अच्छा बताओ अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो कहां पे आएगा, बी से ए की तरफ, डाउनवर्ड। तो आपका ये हो गया, देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, अपवर्ड डायरेक्शन, इस केस में अपवर्ड। ये एन कैप है आपका, ये क्या है ऊपर वाला डायरेक्शन एन कैप। अब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे माइनस एन कैप। तो बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा और डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब माइनस एन कैप हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। जब डॉट प्रोडक्ट, हमने जब डॉट प्रोडक्ट में देखा था, आपको याद होगा, ए डॉट बी की वैल्यू और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आई थी, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? सर एक बोलो। बार दिखाना। बाकी चीजें काम की नहीं है आपकी, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख लो ये वाला बस, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा इंटू एन के, बस इतना लिखना है आपको कॉपी में सबको। बस क्लियर है? यस सर। ठीक है। कभी भी मैंने आपको एक चीज, कभी भी अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे तो यहाँ से साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना। आपको अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे, हमेशा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करो। ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो आ जाए, तो बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? थीटा अगर Zero. जीरो आ जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, हाँ है ना? Yes, sir. अगर मान लो अपोजिट हो दो वेक्टर, तो Zero. Zero. जीरो। अभी एंगल कितना? 90 डिग्री है। One. वापस आएगा, ए क्रॉस बी जीरो आ जाएगा। अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? ए क्रॉस बी की वैल्यू, मैक्सिमम। हाँ, ए इंटू बी इंटू साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। आपको समझ में आ रहा है सबको? लग Yes, sir. ये ट्राई करो। Sir, B वाला. Sir, B option. देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। 1। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड कितना होता है डायरेक्ट बिना डायरेक्शन का? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। वैल्यू पुटअप कर दोगे, थ्री थ्री कैंसल, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/√2। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 5/4। सर अगर ए क्रॉस बी पूछा तभी लगाना साइन वाला? हाँ, अगर ये दिया हुआ है तो ही ये अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये वेक्टर ए है मान लो, ए का ए के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 0। जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो ए क्रॉस ए हमेशा क्या आएगा? जीरो। क्लियर है? Yes, sir.
अब जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आई जे के है, तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? सेम 0 Yes, ठीक है। sir. जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब के सब क्या हो जाएंगे? 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. पिछली बार डॉट प्रोडक्ट में सब 1 आ रहा था, ये सारी वैल्यू कितनी आ रही थी? 1। इस बार सारी वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, आई क्रॉस जे करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? आई क्रॉस जे k गैप के। आई और जे से परपेंडिकुलर कौन है? के है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ के क्रॉस जे क्या होगा? के क्रॉस जे, ध्यान से बताना। के क्रॉस जे, हाँ, के देखो, के से जे की तरफ जाओगे, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो के से जे की तरफ जाओगे तो आपका फिंगर किधर आएगा? बैक साइड। तो क्या आएगा? माइनस आई के। क्या आएगा? माइनस आई के। क्लियर है? तो ध्यान रखना आपको। तो आई क्रॉस जे अगर मतलब साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो सब 1 आएगा। आई क्रॉस जे, के कैप। जे क्रॉस के भी क्या होगा? आई कैप। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे कैप। क्लियर है? अंडरस्टूड? बोलो। यस सर। तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई जे के होना चाहिए। अगर ऑर्डर उल्टा हुआ तो माइनस आ जाएगा आंसर। ये साइकिल फॉलो करना, आई से जे से के से आई। अगर इसी ऑर्डर में फॉलो हो रहा तो आंसर ये आ जाएगा। अगर ऑर्डर रिवर्स हुआ तो आंसर क्या आएगा? माइनस टाइम्स। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर हो गया? तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। आई क्रॉस के करूंगा तो माइनस जे हो जाएगा। ठीक है? अगर इसमें ऑर्डर उल्टा कर दिया तो माइनस आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना, आई से जे से के, तो के से आई। तो ऑर्डर समझ में आ गया? आई से जे से के से आई। इस ऑर्डर में चलेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। तो Yes, याद रखने sir. का तरीका भी आसान है। देखो, आई आई क्रॉस जे ये आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है? करो प्रूव। एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करके देखो आरएचएस आ रहा है क्या? हो रहा है सॉल्व? देखो एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी के साथ। Yes, sir. ठीक है? तो क्या आएगा? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। 4 टर्म बनेगी। ए क्रॉस ए कितना होगा? 0 और बी क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास क्या बचेगा? ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, है ना? अच्छा, माइनस बी क्रॉस ए को उल्टा करके माइनस माइनस प्लस करके ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। आपको बताया था ना, ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस ऑफ टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं? प्लस ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। चेक कर लो अच्छे से। अंडरस्टूड? यस यस तो देखो मल्टीप्लाई किया हमने, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो 0 हो गया,
और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को प्लस ए क्रॉस बी लिख दिया, और ऐड करने पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? ध्यान रखना, तो रिजल्ट एक वो वाला याद रखना, ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, या फिर बी क्रॉस ए को माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना तो सीख लिया था। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना। यस सर। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? तो इसके लिए भी एक वैसे तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे करके दिखाया एक्चुअली, फाइनली डिराइव करके। तो डिराइव करके जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। तो आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना, सिर्फ इतना, ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन घर पे करके क्रॉस चेक कर लेना। ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, आई डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। आप यहाँ पे करके दिखाया है ताकि आपको आइडिया लग जाए क्यों आता है ऐसा। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट, फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट, a1 a2 a3 b1 b2 b3। लिख लो फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, a1 a2 a3 b1 b2 b3। याद रखना, ए क्रॉस बी निकालने का ये तरीका होता है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, यहाँ पे बोला है लैम्डा और म्यू निकालो अगर ए क्रॉस बी आपका 0 आ रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो ए क्रॉस बी का। सब लोग ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, पता करो लैम्डा म्यू कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट निकालना आता है ये सबको? Yes, sir. सर लैम्डा 3 आ रहा है और म्यू 27/2। लैम्डा 3 और म्यू 27/2। ओके, वेरी ठीक है। देखो, तो डिटरमिनेंट में वैल्यू रख दोगे आई जे के, फिर फर्स्ट वाले वेक्टर के कोफिशिएंट भी सेकंड वाले वेक्टर के कोफिशिएंट इक्वल टू 0 आया ना। समझ में आ रहा है? 0 मतलब 0 वेक्टर। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे, कंपेयर करोगे आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, तो के का कोफिशिएंट के साथ, इन तीनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो आई को आई के साथ कंपेयर करना, जे को जे के साथ कंपेयर करना, के को के साथ कंपेयर करना। कर लोगे ना सॉल्व? Sir. तो तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरी इक्वेशन में भी रख के देख लेना, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो फिर नॉट पॉसिबल आएगा आंसर, क्योंकि तीनों के तीनों आंसर 0 आना। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 थी, वेरिएबल 2 थे, 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल थे, तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाला, फिर उसमें तीसरी में भी रख के देखा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
सेटिस्फाई कर रहा था मतलब सही। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जैसे स्केलर प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन था, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। स्केलर प्रोडक्ट से हमें प्रोजेक्शन मिलता है, ध्यान रखना, कभी कोई पूछे तो जवाब देना। कोई पूछता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो आप बताओगे कि स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है कि वो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन देता है। कोई पूछता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आप बताओगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी दो साइड से वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी जिसकी दो साइड है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट पता करनी पड़ेगी। तो इसका मैं डेरिवेशन अगर करूंगा फाइनली, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सीडी, तो सीडी में हाइट हो जाएगी। अगर ये हाइट निकाल ली, हाफ बेस इनटू हाइट करूंगा तो एरिया आ जाएगा। और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मान लो थीटा मान लिया, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना मान लिया, थीटा। अब आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो फिर ट्राइंगल एडीसी कंसीडर किया, इस ट्राइंगल एडीसी में साइन थीटा निकाल लोगे। अब समझना है करना क्या है, इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना। क्या निकालना है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। इसके लिए मुझे हाइट चाहिए, तो मैंने हाइट ड्रॉ कर। अब दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में मान लो एंगल थीटा है। अब मैं छोटा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, इस छोटे ट्राइंगल में साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। Yes, तो यहाँ से sir. मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, AC इंटू साइन थीटा। AC इंटू साइन थीटा मतलब A साइन थीटा। हाइट कितनी आ गई, A साइन थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, B, और हाइट कितनी है, A साइन थीटा। आपके पास देखो क्या है, हाफ AB साइन थीटा। अब AB साइन थीटा क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ही तो है ना। AB साइन थीटा क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो। Yes, sir. अब इसी का मैं डबल कर दूंगा तो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। और आपको पता है अगर मैं पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो उसको दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसी का डबल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी का डबल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है, कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, लिखो सब लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल जिसके दो वर्टाइसेस वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ध्यान रखना। कोई ट्राइंगल जिसकी दो वर्टाइसेस वेक्टर ए और वेक्टर बी और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्लियर एवरीवन? हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अगला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर 1 मिनट दिखाना पीछे। हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड से मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इसका एरिया भी आपको ए और बी के टर्म्स में निकालना, तो वापस हाइट निकाल लेना। हाइट पता करके सारी चीजें कर सकते सॉल्व। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइनली आपका कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इसको ट्राइंगल की मदद से भी कर सकते हैं डबल करके। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो लिख लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B। बस फाइनल रिजल्ट लिख लो, डायग्राम बना के रिजल्ट लिख लो। ये दोनों रिजल्ट याद रखना। और आपको पता ही है A क्रॉस B कैसे निकालना है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आई कैप जे के वो के कैप के टर्म्स में गिवन हो तो डिटर्मिनेंट की मदद से निकालोगे, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई करके। चलो करो ट्राई, सोच समझ के करना, जल्दबाजी में गलती मत करना।
बताओ क्या करोगे? अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा? बोलो Yes, sir. क्या होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी? ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। हाँ, आप कोई भी दो साइड्स कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मान लो, चलो अगर आपको इसको ए नाम देना तो ए नाम दे दो, एक ही बात है। ये ए है मान लो, ये बी है और ये सी है। तो ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा और ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। आप किसी भी दो वेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। और ए बी कैसे निकालते हो? बी माइनस ए। याद आ रहा है? बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो बी माइनस ए क्या होगा? 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 जे कैप, प्लस 5 - 2 के कैप। ये आपको करना आएगा? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस सर। सिखाया था ना। ये ए बी वेक्टर आ गया। इसी तरह से ए सी वेक्टर निकाल लो, दैट इज सी माइनस ए। तो सी में से ए माइनस कर दो, तो 1 - 1 आई कैप, 5 - 1 जे कैप और 5 - 2 के कैप। तो बी वेक्टर आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो आप। क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया है। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के वैल्यू रख दो ए की पहले। 1 2 3 0 4 3। ये डिटर्मिनेंट करके पहले ए क्रॉस बी पता करना, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहां से ए क्रॉस बी कितना आएगा? तो आई इंटू 6 - 12 -6 आई कैप, माइनस जे इंटू 3 - 0 -3 जे कैप, के इंटू 4 - 0 तो 4 के कैप। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। क्लियर है सबको? अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यस सर। सबसे पहले ए क्रॉस बी पता किया, ए क्रॉस बी वेक्टर के टर्म्स में आ गया। अब उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? किसी भी वेक्टर का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 36 + 9 + 16। पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल भी। कितना आएगा ये? अंडर रूट कितना? अंडर रूट 61। 61. ये ए क्रॉस बी आया, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ए क्रॉस बी। अंडर रूट 61/2। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, समझ में आया कि नहीं आया? ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन थे। सबसे पहले ए बी वेक्टर पता किया, फिर ए सी वेक्टर पता किया, तो उससे ट्राइंगल के 2 वेक्टर पता चल गए। ए क्रॉस बी पता किया, मैग्नीट्यूड निकाला, 2 से डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड? Yes, sir. इन्होंने भी करके दिखाया होगा अच्छे से। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, कर लोगे, समझ में आ ही गया। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. हाँ, ये रहा। चलो, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, ओ ए ओ बी ओ सी।
पॉइंट दिए थे ना, तो पॉइंट से क्या पता चलता है? पोजीशन वेक्टर। अब आप अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी माइनस ए, ठीक है। फिर ए सी वेक्टर सी माइनस ए, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है, और हाफ कर देंगे। चलो ये ट्राई करो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा वेक्टर जो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा वेक्टर होगा? पहले वेक्टर पता करो, फिर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना। चलो सीखो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, आपने जो तरीका सोचा है वो सही है कि गलत। अच्छा मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे कोई दो वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, और मुझे पूछा है कि इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे पता करेंगे, तो कैसे करोगे पता? ऐसा वेक्टर जो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हाँ है ना? यस सर। है ना? कभी भी ये दिमाग में छाप लो इस चीज को, कभी भी एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, तो क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी तरह से मान लो ये वेक्टर, इसको पी वेक्टर मान लो, इस वेक्टर को क्यू वेक्टर मान लो, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना तो क्या करना पड़ेगा? पी क्रॉस क्यू। है ना? पी और क्यू दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले पी वेक्टर पता कर लेते, इसको मैंने पी वेक्टर मान लिया, तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा? 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। उसी तरह से दूसरा वेक्टर क्यू मान लिया, ए माइनस बी, वो भी कितना आ जाएगा? ए माइनस बी, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। A vector perpendicular to both P and Q is what?
वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो पी और क्यू दोनों से परपेंडिकुलर हो, वो क्या हो जाएगा? पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू कैसे निकालोगे? आई जे के 440 204, इससे आपका वेक्टर आ जाएगा। अब जो भी आंसर आए उसको फिर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? यस सर। बोलो, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका आएगा 16 आई के माइनस 16 जे के माइनस 8 के शायद। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। यूनिट वेक्टर मतलब इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे? डिवाइड। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा सॉल्व। इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड 24 आएगा, 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपके। एक्सरसाइज 12.3 12.4 जरूर ट्राई कर लेना। क्लियर है? बोलो बोलो। सर। तो अभी मैंने देखो जेई लेवल का भी कुछ किया नहीं, अपन ने फंडामेंटल आपको समझाया है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। अब एनसीईआरटी कर क्या होगे तो आगे जाके हायर लेवल आपको समझ में आएगा। तो अगली क्लास के पहले एनसीईआरटी एक बार अटेम्प्ट करके आना। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।